हेलो एवरीवन, हम लोग मॉड्यूल 2 का रिवीजन कर रहे हैं। आपका मेंस का डेट भी अनाउंस हो गया, तो थोड़ा जल्दी सब कुछ रिवाइज करिए, टाइम आपके पास कम है। और अब रिवीजन तो साथ साथ चलते ही रहेगा। मेरा आप सभी को सजेशन ये है कि आप रोज़ एक पेपर ड्यू टाइम पर, जो पेपर का टाइम होता है उस टाइम पर, मॉर्निंग इवनिंग जो भी है, एक पेपर अब रोज़ देना चालू करिए। प्रिपरेशन अपना करते रहे, रिवीजन करते हैं, बट ये चीज़ फिक्स कर लीजिए कि उस टाइम पे आप रोज़ एक पेपर दे रहे हैं, 3 घंटे का पेपर दे रहे हैं। इसके लिए आप कहीं से पेपर यूज़ कर सकते हैं। NTA का ऐप है अभ्यास, उस पर जाकर दे सकते हैं, बट पेपर दीजिए, उसका कोई तोड़ नहीं। बाकी सब रिवीजन एक तरफ और पेपर की प्रैक्टिस बैठ कर करना, 3 घंटा तक बॉडी को ट्यून रखना, मेंटली रोज़ उस समय बैठना, ये चालू कर दीजिए। जब भी एडमिट कार्ड जिनका आ जाता है, डेट और टाइम फिक्स हो जाता है, तो फिर उसी, जैसे किसी का इवनिंग स्लॉट है तो फिर आप इवनिंग में ही टेस्ट दीजिए, उसी टाइम पर पूरी प्रिपरेशन के साथ। 3 घंटे में न उठना, जैसे एग्ज़ाम हॉल में करना वैसे घर में करना है। ये काम आज से चालू कर दीजिए तुरंत से। चलिए, मैं मॉड्यूल 2 से कुछ टॉपिक्स जो आपने बोले हैं मैं पिछले क्लास में बताया था, आज सेकेंड लेक्चर है, उसमें कुछ टॉपिक्स उठा रहा हूँ, कवर करते हैं आपका। पहला, कई लोगों ने रेनॉल्ड्स नंबर कहा कि रेनॉल्ड्स नंबर बता दीजिए सर। तो एक बात समझ लीजिए, रेनॉल्ड्स नंबर पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल शायद नहीं आए, न्यूमेरिकल आना मुश्किल है। वजह क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? हम RE लिखते हैं, चाहे N कुछ भी लिख सकते हैं, हम RE लिखते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल होता है रो VD अपान ईटा। क्या होता है? किसी पाइप से, कोई पाइप हो, उसमें अगर हम लिक्विड फ्लो कराते हैं V स्पीड से, उस लिक्विड की डेंसिटी जो है क्या है? रो है, डेंसिटी, ये रो लिक्विड की डेंसिटी है, V इसकी स्पीड है, ईटा इसकी विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी है। तो उस लिक्विड का ये रेनॉल्ड्स नंबर निकाला जाता है, वह इसकी वैल्यू निकाली जाती है। ये यूनिटलेस हुआ, ये नंबर है, यूनिटलेस हुआ, ये कोई यूनिट नहीं आएगा, इसका नंबर है ना, इसलिए नहीं आएगा। इसकी वैल्यू निकाली जाती है, उसी वैल्यू से डिसाइड करते हैं कि जो ये लिक्विड का फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन होगा कि अनस्टेबल होगा कि टर्बुलेंट होगा। लेकिन समस्या क्या है, आप किसी बुक पढ़ेंगे तो ये D के बारे में बहुत क्लियर नहीं लिखा रहता है, बस लिखा तो डायमेंशनल कांस्टेंट है। अब डायमेंशन, इसका यूनिट जो है लेंथ होता है, मीटर होगा, लेकिन ये डायमीटर है कि रेडियस है कि लेंथ है, क्या है, ये आपको नहीं लिखा मिलेगा। वजह क्या है? अलग अलग पाइप के लिए D अलग अलग होता है। जैसे कि ये सिलेंड्रिकल पाइप है, इतना ही समझ लीजिए, सिलेंड्रिकल पाइप है तो D का एक वैल्यू होगा। अगर ये पाइप जाके आगे घूम जाती है तो D बदल जाएगा। इसलिए आप देखेंगे रेनॉल्ड्स नंबर, बस नाम जानना है कि हाँ होता क्या है, कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, बट ये D बदलने से ये बदल जाते हैं। कुछ कहीं कहीं एक जगह देखा गया है, अगर आप सिलेंड्रिकल पाइप स्ट्रेट लेते हैं, स्ट्रेट सिलेंड्रिकल पाइप हो, तो D डायमीटर आप ले सकते हैं। ध्यान रहे, सिलेंड्रिकल होने, कहीं टर्न नहीं होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। तब D यहाँ पर सिलेंड्रिकल पाइप के लिए डायमीटर D ले सकते हैं आप, तब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बात ये। दूसरा समस्या इस बात का है कि इस D के अनडिफाइंड होने की वजह से ही ये जो लिमिट्स तय की जाती हैं वो अलग अलग है। आप देखेंगे NCERT में अलग दिया है, 1000 से 2000 दिया हुआ है, और SC वर्मा जैसे बुक पढ़ेंगे तो 2000 से 3000 दिया हुआ है। सो ये एक बड़ा अजीब चीज़ है। तो इसलिए D, जब तक D डिफाइन नहीं होगा, वो लिमिट डिफाइन करना मुश्किल है। जैसे SC वर्मा बुक में देखेंगे तो अब लिखा है कि जब ये नंबर 2000 से कम है, अगर जैसे रो VD पुट करें तो अगर ये वैल्यू 2000 से कम आती है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। 2000 से 3000 तक में अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब कभी स्ट्रीमलाइन हो जाता है, कभी टर्बुलेंट हो जाता है।
और जब 3000 को क्रॉस वेलोसिटी बढ़ाते चले जाएंगे तो रो डी नीटा तो नहीं बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ाने से रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा। तो अगर जब 3000 को क्रॉस करेगा तब वो परमानेंटली वो टर्बुलेंट हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये जो लिमिट है 1000 से 2000 दिया हुआ है, इसलिए इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आते, है ना, बिकॉज ये डी दोनों लोग सही हैं, बट दोनों में ये नहीं मेंशन है कि डी है क्या। आप दोनों बुक पढ़ेंगे तो डी क्या नहीं, वो डी के हिसाब से ही रेनॉल्ड्स नंबर होते हैं। ये फ्लूइड डायनेमिक्स बड़ी बड़ी पढ़ाई है इंजीनियरिंग में, ये पाइप के शेप साइज से भी सब कुछ बदलता है। एनीवे, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला ये है ऐसे वैल्यू है। आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो 1000 से 2000 टाइप कर लेंगे, और एसी वर्मा में 2000 से 3000 का दिया हुआ है। बट एक चीज़ क्लियर है कि वेलोसिटी बढ़ाने से रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता है और एक क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन करता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप आ सकता है, वो कर सकते हैं। कहता है कि अगर हम v बढ़ाते जाएं और जहाँ तक वो बड़ी से बड़ी वेलोसिटी जहाँ तक स्ट्रीम लाइन फ्लो पॉसिबल है, उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे स्ट्रीम लाइन होगा, उसके ऊपर वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो इसलिए ये थ्योरेटिकल ही हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आते। तो रेनॉल्ड्स नंबर आपको इतना ही जानना है। और अगला कुछ पॉइंट जो आप बोले हो, एक पोजोलिज इक्वेशन मेंस में होगा। सो उसमें क्या है कि अगर मान लें हमारे पास एक पाइप है जिसकी लंबाई L हो, ऐसा लंबाई L हो, इस पर इसका ये सिलिंड्रिकल हो और रेडियस इसका R हो, तो इसमें से लिक्विड को हम लोग इसमें से बहने देंगे ऐसा। तो अगर ये नॉन विस्कस लिक्विड होगा, आइडियल लिक्विड होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी बढ़ाने के लिए आपको कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती। आइडियल लिक्विड है तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन बर्नौली थ्योरम के हिसाब से यहाँ का प्रेशर बराबर हो जाएगा। कैसे? बर्नौली थ्योरम कहता है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कहता है। तो ये एक ही लेवल पे एच यहाँ का सेम हो गया, तो ये 0 हो गया, यहाँ दोनों का एच बराबर हो गया। वेलोसिटी v है, जिस v से आएगा उसी v से निकलेगा, इसलिए ये टर्म भी बराबर हो गया। इसलिए यहाँ का P1 यहाँ का P2 भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब लिक्विड आइडियल होगा। जब ये नॉन आइडियल मतलब जिसमें विस्कोसिटी हो, तो जब पाइप में चलेगा तो ये लिक्विड को पाइप फ्रिक्शन लगाएगा, उसका दीवारों से लिक्विड पर फ्रिक्शन लगेगा, जो कि हकीकत में यही होता है। पानी अगर हॉरिजॉन्टल भी बहाना है तो आपको एक प्रेशर बनाए रहना तभी चलता, बिकॉज पाइप का धीरे धीरे फ्रिक्शन रोकते लिक्विड को रोक देता है। तो वही कितना प्रेशर लगाने से ये लिक्विड बने रहेगा, उसी का फार्मूला है पोजोलिज फार्मूला। तो उसमें क्या है कि अगर हम इन दोनों के बीच में डेल्टा पी का प्रेशर लगाएं, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी लगाएं, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जिसको फिजिक्स की भाषा में इसको डिस्चार्ज भी कहा जाता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना लिक्विड फ्लो हुआ। इसकी वैल्यू हमेशा देखेंगे आएगा एरिया इंटू वेलोसिटी आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी, यही वॉल्यूम इन टाइम आता है। तो ये जो डिस्चार्ज क्यू क्वांटिटी इज इक्वल होता है पाई, ये डेल्टा पी प्रेशर, पाई पी आर पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, दिस इज नोन एज पोजोलिज फार्मूला। क्यू क्या है सर? ये क्यू है, डिस्चार्ज है, 1 सेकेंड में कितना मीटर क्यूब पानी बहा, ये है पाई। डेल्टा पी क्या है? दोनों एंड के बीच में प्रेशर है, आर क्रॉस सेक्शन का रेडियस है, एल लेंथ है, और पाइप और लिक्विड के बीच में, या लिक्विड का अपना विस्कोसिटी ईटा है। तो इसको कुछ जगह पे आप ऐसे समझ सकते हैं, 8 ईटा एल अपान पाई आर पावर 4। और जैसे ये हुआ क्या, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो इसको अगर हम ओम्स लॉ जैसा देखें, वहाँ क्या होता है, चार्ज पर टाइम इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है ना, I इक्वल टू डेल्टा V बाई आर।
चार्ज पर टाइम इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, वैसे हुआ वॉल्यूम पर टाइम इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इसलिए इस टर्म को किसी पाइप का रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ पाइप इज इक्वल टू हो गया 8 ईटा एल अपान पाई आर पावर 4, ऐसा। तो बस ये फॉर्मूला जान के रखिए। जैसे लेंथ डबल कर देंगे तो प्रेशर को कितना, उतना ही के लिए प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा, तो डबल लगाना पड़ेगा। हाँ, और बहुत सारे, जैसे हम कहते कि ये फॉर्मूला कहा कि अगर हम रेडियस डबल कर दें, रेडियस डबल रेडियस की पाइप लगाएं और प्रेशर उतना ही लगाएं तो क्वांटिटी कितना गुना बढ़ जाएगी। देख रहे हैं, रेडियस डबल करेंगे तो ये बहुत 16 गुना हो जाएगा, डबल नहीं हो, R2 पावर 4 हो जाएगा। सो ये फार्मूला याद रखना है, ये दिस इज नोन एज पोइजोलिस फार्मूला। ठीक है, तो एक ये बात जानना था, एक रेनॉल्ड्स नंबर जानना था। ओके, फ्लूइड में एक और बात जान लीजिए, सरफेस टेंशन का वो दो बबल्स का आपस में मर्ज हो जाना, ये दोनों का मर्ज नहीं होना, जस्ट टच कर जाना, ऐसा एक दूसरे से ऐसा टच कर जाता है। तो इस पे आप 3 क्वेश्चन इस पे 3 क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसका। कैसे कैसे? मान लीजिए मैं आपको देता हूँ कि ये रेडियस r है, ये रेडियस 2r है। तो इस पे 3 क्वेश्चन आता है। एक आता है कि ये जो कॉमन सरफेस है इसका रेडियस बताना, करते चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको आएगा कॉमन रेडियस का सरफेस ये r डैश बताना। तो क्या करेंगे, यहाँ प्रेशर P1 निकाल लेंगे, यहाँ प्रेशर P2 निकाल लेंगे एक्सेस प्रेशर के फॉर्मूला से, और इन दोनों में रिलेशन लिख देंगे। तो P1 इक्वल होगा बाहर का प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ P0 है तो P0 प्लस 4s/r, ये r और 2r लिए हैं, 4s/r, बिकॉज बबल इसमें 2 सरफेस होता है, 4s/r। इस तरीके से P2 हो जाएगा, इधर से आएंगे तो P0 प्लस 4s/2r, और इन दोनों में संबंध निकालेंगे तो ये ऐसा कर्व बनाया गया है। हमेशा छोटा बबल में प्रेशर ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि 4s/r, जिसका रेडियस कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए P1 ज़्यादा हो किससे? P2 से। तो P1 इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग? P1 इक्वल लिख सकते हैं P2 प्लस 4s/r डैश, जो निकालना था। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करके, ये क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, फिर भी मैं कर दिया, वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा P0 प्लस 4s/r इज इक्वल टू, P1 की वैल्यू हो गई है, और इक्वल P2 हो गया सर P0 प्लस 4s/2r, और यहाँ आ गया प्लस 4s/r डैश। तो खत्म हो जाता है, तो हो गया 1/r माइनस 1/2r इक्वल टू 1/r डैश। सो r डैश कितना हो गया? ये हो गया सर 1/2r, दैट इज 2r। r डैश की वैल्यू 2r आ गई। तो एक तो ये क्वेश्चन होता है ऐसा करके। दूसरा, इस पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों जान लेना, ये कॉमन जो मेजॉरिटी लोग करते हैं। 2 बातें और जानते रहना है, बिकॉज इमर्जिंग वाला क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसमें जो बचा हो वो पार्ट पूछ सकता है। एक क्वेश्चन होता है कि अगर हम जहाँ ये जॉइंट है, जहाँ 3 सरफेस मिले हैं R, 2R और R1, इन तीनों पर अगर हमेशा टेंजेंट खींचें लिक्विड सरफेस पर, ऐसा टेंजेंट खींचें ऐसा, तो ये एंगल कितने होंगे? तो ये एंगल याद रखना, ये 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री होगा, तीनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उस जॉइंट पर अगर आप DL एक टुकड़ा लीजिएगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा कितना? S इंटू DL जहाँ टच लेंगे, फोर्स फार्मूला बना रहे हैं उसका, सरफेस टेंशन का,
अब बाहरी सरफेस अंदर का नहीं, बाहरी बना है। तो ये सभी जगह जो है आपके एस डी एल बराबर, बिकॉज दोनों का लिक्विड सेम है, इससे तीनों फोर्स बराबर बैलेंस हो जाएंगे। इसलिए जब तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में होंगे तो उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, 120 डिग्री हो गया। और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को जानना है क्या, कि जब ऐसा दो लिक्विड मिल जाते हैं, ये नया बात होगा, ये आपको सीख लेना है। तो इस बबल का सेंटर का बीच का दूरी बताओ। ये R है, 2R, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। वो कैसे करना है? तो वो कैसे करना है, आप देखिए, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें तो क्या होगा? देखिए ये टैंजेंट है, तो इस पर नॉर्मल ये हुआ, ये टैंजेंट इसका नॉर्मल ये हुआ, तो इन दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो इन दोनों का एंगल भी क्या होगा? 120 ही होगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करके इधर बना लें, आपको समझ में लायक बन जाए इधर, तो क्या हुआ? ये हमारा है 2R, ये है R, और ये है 120 डिग्री। इससे आप कोसाइन फार्मूला से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये सेंटर C1 है, सेंटर C2 है। कोसाइन फार्मूला लगा के यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाता है, कैसे होता है कि A² = B² + C² - 2BC cos A, ऐसा होता है ना फार्मूला, कोसाइन फार्मूला। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो अगर हम इसको A मान दें, बाकी B, ये B हो गया, ये C हो गया, तो कितना हो जाएगा? ये A² जो निकालना था, मतलब A² कितना हो गया? B² मतलब R² + 2R² - 4R², 2R का स्क्वायर 4R², 2 × R × R 4R², cos 120 is -half. So this becomes R² + 4R² + 2R², है ना? So this A becomes 4 × 6 = 7 √7R। तो ये भी एक बात, इसमें अभी कंप्लीट ये क्वेश्चन हो गया। इसको तीनों बातें जानते रहिए। तो एक ये क्वेश्चन आपको बताना था। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट आप याद रखिए। ये रेडियस का फॉर्मूला 120 डिग्री और बीच का है, दोनों बबल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ऐसा निकाल सकते हैं। अच्छा, और एसएचएम चैप्टर से आपने पूछा है सभी स्प्रिंग वाले बात, तो कुछ एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये फार्मूला तो आपका ये है कि स्प्रिंग अगर है, कोई मास से जुड़ा हुआ है M से, तो उसका स्प्रिंग जो टाइम पीरियड आता है 2π√m/k आता है ना? तो इसमें स्प्रिंग को जोड़ना तोड़ना दोनों पे आता है क्वेश्चन। तो पहला बात कॉम्बिनेशन, अगर दो स्प्रिंग जोड़ते हैं तो कैसा? कैपेसिटर, याद रखना, कैपेसिटर और स्प्रिंग एक जैसा जोड़ते हैं, तो सीरीज में क्या हो जाएगा? 1/K1 + 1/K2 = 1/K। और पैरेलल में क्या हो जाएगा? K इक्विवेलेंट है, तो K इक्विवेलेंट = K1 + K2 हो जाएगा, सीरीज पैरेलल, है ना? और जैसे ये चीज़ें हैं, ये क्या हो गया? कोई पूछे इसका टाइम पीरियड बताओ, इसका ये K है, ये भी K है मान लीजिए, या 2K है, ऐसे कह दे चाहे ऐसे कह दे, ऐसे कह दे, ये दोनों ही क्या होता है? पैरेलल होता है। और सीरीज कैसा दिखने में लगेगा? स्प्रिंग से स्प्रिंग जुड़ा रहेगा, यहाँ स्प्रिंग से स्प्रिंग नहीं जुड़ा है, K2K ऐसा।
तो ये हुआ सीरीज, ये हुआ पैरेलल, ये हुआ पैरेलल। तो यहाँ अगर यहाँ टाइम पीरियड निकालना तो आपको 3 के लेना है, यहाँ 3 के लेना है, यहाँ पर k और k का सीरीज जोड़ेंगे तो 2k/3 आएगा इस फार्मूले से। तो ये जोड़ना, तोड़ना, 2 स्प्रिंग को तोड़ना। स्प्रिंग मान लीजिए ऐसा है, इसको आपको 2 भाग में तोड़ देना है, लेंथ रेशियो L1 L2 में। ये पहले टोटल k था, नेट इसका अपना k था। तो अगर ये k1 हो गया, ये k2 हो गया, तो आपको जानना है कि जो k होता है दैट इज प्रोपोर्शनल 1/लेंथ होता है। कौन लेंथ? रिलैक्स लेंथ। किसी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो स्प्रिंग के रिलैक्स लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब छोटा स्प्रिंग का k ज़्यादा होता है। तो अगर हम किसी स्प्रिंग का टोटल कांस्टेंट k उसको 2 भाग में तोड़ दें तो k1 k2 को फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप इसको तोड़ भी सकते हैं। आज हम सीधे फार्मूला बात करेंगे, निकालेंगे नहीं, आपको याद कर लीजिए। तो कहते हैं L1 + L2/L1। नीचे K1 है तो नीचे L1 ले आना, बिकॉज KL कांस्टेंट होगा इनटू क्या K। इस तरीके से K2 हो जाएगा L1 + L2/L2 इंटू K। प्रूफ अब आज नहीं करेंगे, आपका टाइम नहीं है आपके पास। जल्दी से चीज़ें रिवाइज कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो कहा कि ऐसा स्प्रिंग है, ठीक, ऐसा स्प्रिंग, तो इसका टाइम पीरियड कुछ होगा अपना जो भी होगा। कहते हैं इसको स्प्रिंग को काट दीजिए। ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ऐसा है, अब इसको हम ऐसा काटते हैं, 2 भाग में काट दिए। कैसे? तो 1 लेंथ जो रेशियो है L1 L2, तो कहा L1/L2 इज 1/3। समझ रहे हैं बात हम क्या लिखना चाहते हैं? L1/L2 इज 1/3। ये दे दिया। कहा कि अगर किसी मास को इसके साथ जोड़ दो, उसका टाइम पीरियड T1 आता है, इसके साथ टाइम पीरियड T2 आता है, तो फाइंड T1/T2। ये पूछा। L1 L2 काट दिया, L1 L2 का रेशियो दे दिया, तो कहा इस स्प्रिंग के साथ एक मास जोड़े तो उसका टाइम पीरियड T1 आता है, इसके साथ जोड़ते तो T2 आता है अलग से। तो T1/T2 बताइए। तो T1/T2 जानते ही हैं, फार्मूला के हिसाब से √k में आ जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग को पहले k निकालना चाहिए। तो k अभी अपने सीखा, तो कैसे निकलेगा? इसका हम लोग K1 कहते, इसका हम लोग K2 कह रहे हैं। तो K1 इक्वल क्या? L1 + L2/L1। तब सीधे सम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 1/1 इंटू K, यानी कितना हो गया? 4K। और K2 कितना हो गया? 3 + 1/3K, यानी 4/3K। ये दोनों हो गए। सो T1/T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √K2/K1। कैसे? T का फॉर्मूला था ना 2π√m/K। तो K का रूट उल्टा हो जाएगा, तो K2 हो जाएगा आपका ये वाला 4/3K और K1 दैट इज 4K। सो इट इज 1/√3। तो स्प्रिंग को जोड़ना भी सीखिए और स्प्रिंग को तोड़ना भी सीखिए। कॉम्बिनेशन है, दोनों तोड़ने से भी जो आएगा। ये स्प्रिंग में ऐसा होना है। एक और बात बताना है आज। सिंपल पेंडुलम के बारे में। सिंपल पेंडुलम आपका कितना फार्मूला आप जानते हैं। सिंपल पेंडुलम का √T 2π√L/G। तो उसमें पूछता है कि
अगर पेंडुलम में चेंज करता है, पेंडुलम को एक्सेलरेट कर देता है वो, तो उसका टाइम पीरियड में चेंज आता है, तो टाइम पीरियड पूछता है कि कितना घट गया कितना बढ़ गया, है ना। तो उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। जैसे जो आपका सिंपल पेंडुलम है, टी इक्वल होता है 2π√L/g। तो अगर इसका जो सस्पेंशन पॉइंट है, जहाँ पे वो ये जो पॉइंट यहाँ जहाँ पे हिंज है वो चलना चालू करे, चलने लगे ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल जैसा भी चले, तो इसका नया टाइम पीरियड निकालना होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव जी मेथड। इफेक्टिव जी मेथड मतलब क्या करना आपको, जब इसका उसके ऊपर वाला पॉइंट जहाँ सस्पेंशन पॉइंट को चला दिया जाए तो क्या करना है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एट न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन जो भी चला रहा हो, नया इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो निकालिए, टेंशन निकाल लीजिए। देन जी इफेक्टिव इक्वल टू जो न्यू टेंशन होगा अपान मास। जब नया टेंशन निकलेगा अपन मास कर दीजिएगा तो आपको जी इफेक्टिव मिल जाएगा। जी इफेक्टिव मिल जाएगा तो नया जो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2π√L/g इफेक्टिव। तो किसी क्वेश्चन में अगर सिंपल पेंडुलम का सस्पेंशन पॉइंट को मूव करा दे, चला दे, तो ये काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल दो क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ये किया कि ये ऐसे ऊपर की तरफ चलने लगा एक्सेलरेशन ए से, दूसरा एग्जांपल ये इधर की तरफ चलने लगा ए से, एंड सो ऑन। मेथड सीखिए, क्वेश्चन तो बहुत हो सकता है। तो क्या होगा, जब ये चलेगा तो नया जो इक्वेशन होगा उसमें t इक्वल क्या लिखाएगा, ऊपर t लगेगा नीचे mg लगेगा, तो क्या लिखाएगा t माइनस mg इक्वल टू ma, दैट इज t इक्वल टू mg प्लस a। नया टेंशन आ गया तो g इफेक्टिव क्या हुआ, नया टेंशन अपन मास, नया टेंशन अपन मास, इसलिए g इफेक्टिव की वैल्यू आ गई g प्लस a। इसलिए यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा वो आपका हो जाएगा 2π√L/g प्लस a। इस तरीके से ये चलेगा तो आप जानते हैं चलेगा तो ये ऐसे झुक जाएगा, ऐसा ये इक्विलिब्रियम ऐसा झुक जाएगा। इधर mg लगेगा, इधर टेंशन लगेगा, इधर हम सूडो फोर्स ma लगा दे रहे हैं। आप समझ रहे होंगे सब लोग, ये है तो सूडो फोर्स इधर लगा के इक्विलिब्रियम बना सकते हैं। ये राइट है, ये 90 डिग्री होगा, इसलिए t इक्वल में सीधे लिख सकता हूँ √ma का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। ये तो समझते होंगे कि अगर तीन फोर्स लग रहे हैं, इक्विलिब्रियम है, तो हर एक फोर्स बाकी दोनों का रिजल्टेंट होता है। तो राइट एंगल है तो ये होगा, इसलिए यहाँ पर t अपन m कितना हो जाएगा, √a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/√a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। इसका ये आंसर होगा। हम आपको फटाफट सब चीज़ें रिवाइज करा देते हैं, ये क्वेश्चंस फेवरेट होते हैं इसलिए। एक इसी में एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, ये कई बार आया है, इसलिए ऐसे ये ट्रॉली फ्री चल रही हो जी साइन थीटा से, नीचे जाएगी ना जी साइन थीटा से ऐसे, तो इसमें जो पेंडुलम होगा उसका टाइम पीरियड बताना है। तो आपका टाइम ना करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें टेंशन t ऐसे लगता है, इधर mg साइन थीटा हो जाता है, इधर mg कॉस थीटा हो जाता है, mg कॉस थीटा। और ये mg साइन थीटा इसको g साइन थीटा एक्सेलरेशन देता है, और t का कितना हो जाता है mg कॉस थीटा। तो यहाँ का टेंशन हो जाता है mg कॉस थीटा, इसलिए यहाँ ऐसे केस में टाइम पीरियड आएगा 2π√L/g कॉस थीटा।
ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, इसका याद रखना इतना होता है। डिटेल अगर आप चाहते हैं तो अलग से कर लेंगे, अभी के लिए आप जो मैं बनाया आप देख सकते हैं कि इसमें अगर 3 फोर्स है, ग्रेविटी और टेंशन, हम बाहर से बनाए, सूडो नहीं बनाए हैं, ज़मीन से बनाए, इसलिए एक्सेलेरेशन बना रहे हैं। दिस एफ जी साइन थीटा इज गिविंग द एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा एंड टी इज बैलेंसिंग एफ जी कॉस थीटा, दिस इज द आंसर। सो दिस इज इफेक्टिव जी मेथड। एक फॉर्मूला याद रखना है आपको लॉन्ग पेंडुलम का, जिसका लेंथ अर्थ के रेडियस से कंपेयर होना चालू हो जाए, तब जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको बदल लेना है। कैसे बदलना है? 2π√1/G 1/L + 1/RE। RE आपका अर्थ का रेडियस है। ये फॉर्मूला याद कीजिए किसके लिए? लॉन्ग पेंडुलम के लिए। लॉन्ग पेंडुलम के लिए जैसे कह दे इन्फिनिटली लॉन्ग पेंडुलम का टाइम पीरियड बताओ, तो L इन्फिनाइट हो जाएगा। L इन्फिनाइट होते ही वैल्यू 0 हो जाएगी, RE ऊपर चले जाएगा। आंसर हो जाएगा 2π√RE/G, है ना, RE/G 84.6 मिनट्स आता है। फिर कह दे कि ऐसा पेंडुलम को बताओ टाइम पीरियड जिसका लेंथ अर्थ के रेडियस के बराबर है, तो यहाँ RE आ जाएगा, 1/RE आ जाएगा, 2/RE आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ऊपर RE चले जाएगा, तो 2π√RE/2G, है ना, इस तरीके से। तो ये जनरल हो गया। इसीलिए जब स्मॉल पेंडुलम होता है तो ये L बहुत बड़ा हो जाता है, 1/L बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 1/RE नेगलेक्ट हो जाता है, तो L ऊपर चले जाता है, 2π√L/G हो जाता है। ठीक है। सेकेंड पेंडुलम कह के आता है क्वेश्चन। सेकेंड पेंडुलम का मतलब 2 सेकेंड। सेकेंड पेंडुलम मतलब जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड का हो, 1 सेकेंड जाने में, 1 सेकेंड आने में। तो ये छुपा के पूछता है, याद रखिए सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। तो ये हो गया सर, जो टॉपिक इधर बीच जिन्होंने पूछा था वो टॉपिक मैंने बता दिया। और हीट से भी, हीट को भी देख लीजिए कि किसी हालत में मैकेनिक्स में जो भी चैप्टर है सब में से मिला के आएगा, बट हीट से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, इसलिए हीट चैप्टर का भी रिवीजन कर लीजिए। हीट से भी क्वेश्चन आप रिवाइज फटाफट कर लीजिए, कल हीट पे जो कहेंगे वो बता देंगे और आगे बढ़ेंगे। एक हमने कल बोला था कि प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, बट अब सिंस हमारे वो वीडियो बनाने के बाद आया डेट्स, तो प्लान चेंज करना होगा। इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर प्रैक्टिस सेशन, एक तो आप अपना पेपर देना चालू कीजिए तुरंत से, प्रिपरेशन मत देखिए, अपना प्रिपरेशन चालू करिए। उस क्वेश्चन पेपर देते समय जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, भूल उसको पेपर तरीके से दीजिए, नहीं आ रहा छोड़िए, आगे बढ़िए। 3 घंटे पूरा पेपर अटेम्प्ट कीजिए और मार्क कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उस जिसकी थ्योरी आपको नहीं आ रहा है, उसका रिवीजन कीजिए बस, ठीक है। और हम आपको आगे का भी सब चेकलिस्ट दे देंगे, देख लीजिए सब चीज़ एक बार आपका रिवाइज हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो इंस्टीड ऑफ प्रैक्टिस सेशन हम लोग क्या करेंगे, अभी ये पहले हम एक बार सारा कर लें, आपका अगला दोनों भी ऐसे करके कुछ कुछ बातें उसमें जो भी छोटी चीज़ें हैं रिवाइज करा दें। इसके बाद हम जो अभी जनवरी में जो पेपर हुए थे, मतलब इस 2021 वाले जो पेपर हुए थे, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। मतलब उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, बिकॉज सिमुलेटेड पेपर आते हैं, तो जो पहले हो चुका वैसा ही पेपर इस बार भी आएगा। इसके साथ साथ जो अभी 3rd फेज और 4th फेज होना है, तो उसके लिए भी अलर्ट रहिएगा। जब 3rd फेज का पेपर जिस दिन होगा, उसी दिन हम किसी हालत में उसके सोल्यूशन को बना के उसको सॉल्व करके फिर आपको देंगे, ताकि उसी ट्रेंड पे क्वेश्चन को अगला, जैसे पहला फेज होगा दूसरा फेज देना है, तो उस फेज को फॉलो करना है। बिकॉज रेगुलर टॉपिक जो है वो उससे तो क्वेश्चन बदल के आते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल टॉपिक पूछते हैं जो पहली बार पूछा। जैसे 2019 में कलर कोड पूछा, तो फिर सभी पेपर में कलर कोड पूछा। 2020 में EM वेव का इक्वेशन लिखने को कहा, तो सभी पेपर में था। इसलिए कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कभी कभी पेपर में नए तरह का आते हैं, तो वो अगले पेपर में भी ज़रूर आते हैं। इसलिए जो इस बार जो एग्ज़ाम होंगे, पहला 20 से 25 वाला में, उस पेपर का एनालिसिस करना ज़रूरी होगा, ध्यान रखेंगे, ताकि जो भी कमी बेसी हो अगले में सही हो जाए, ठीक है। इसलिए अब तो कुछ किसी के बात करने की ज़रूरत नहीं है आपको पास, ना किसी का मोटिवेशन चाहिए। अब तो मोटिवेशन मिल गया है, बिकॉज डेट आ गया है।
इसलिए ज़ोरों से खूब ज़ोर से लगी, अपना जो एनर्जी लगाइए दिन रात और इसको सही से कीजिए। ठीक है, चलिए फिर अपना प्रिपरेशन चालू करिए।